हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार, लेक्चरर ज्ञानोदय समेकित संस्थान जलालपुर अंबेडकर नगर से TED-SCID के सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 12 टीचिंग मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट्स के यूनिट 3 टीचिंग ऑफ सोशल साइंस के 3.5 इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन एंड नेशनल इंटीग्रेशन, जिसकी हिंदी है भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार और नागरिकों के कर्तव्य और राष्ट्रीय एकता। तो इस टॉपिक के बारे में आज चर्चा करूँगा। तो आइए हम सबसे पहले भारत के संविधान के बारे में कुछ जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। यह दिन भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि लिखित दस्तावेजों को संविधान कहते हैं। रिटन रिकॉर्ड इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में अद्वितीय विद्वान और विधिवेत्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के पद का भार ग्रहण किया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर जी को स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने समता, समानता, बंधुता एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के कठिन परिश्रम से तैयार कर 26 नवंबर 1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक पिता कहा जाता है। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। संविधान की प्रस्तावना जो है वो इस प्रकार है। उसमें लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मर्पित करते हैं।
तो इस प्रकार भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक प्रस्ताव है। इसमें नागरिकों के आदर्श को समझाया गया है। प्रस्तावना उद्देशिका को भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है। निष्कर्षतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारत का संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा होने के साथ ही साथ अपने आप में मनोहर है। इसमें भारत के लोगों से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय का वादा किया गया है। संविधान की उद्देशिका द्वारा स्पष्ट होता है कि देश के प्रत्येक नागरिक की व्यक्तिगत गरिमा का सम्मान किया जाएगा। इसकी मूलभूत संरचना प्रगतिशील है जो उसे सबसे अलग बनाती है। भारत के आदर्श। भारतीय राष्ट्र के कुछ आदर्श हैं। ये आदर्श हमारे संविधान में दिए गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के लोगों ने इन आदर्शों को वास्तविकता में बदलने का प्रयास किया। ये आदर्श विशेषकर राजनीतिक आदर्श हैं जो हमारे संविधान में उल्लिखित हैं। संविधान के लक्ष्य। संविधान के अनुसार किसी भी देश के नागरिक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। संविधान में स्पष्टतया बतलाया गया है कि केवल स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में एक साथ रहना ही इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि ऐसे समाज की स्थापना करना है जो पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी हो। लोकतंत्र। लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जो सभी नागरिकों को राजनीतिक रूप से समान समझता है। लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार की गई थी। समाजवाद। समाजवाद आर्थिक समानता पर बल देता है। समाजवाद का मूल मंत्र है कि सभी मनुष्य न केवल राजनीतिक रूप से समान हों, बल्कि वे आर्थिक जीवन में भी समान होने चाहिए। समाजवाद के बिना लोकतंत्र अधूरा है, क्योंकि लोकतंत्र का मूल विचार समानता है। धर्मनिरपेक्ष। भारतीय परिस्थितियों में पंथ निरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों के लिए समान सम्मान। धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मानुयायियों को अपने अपने धर्म को बिना किसी भय अथवा पक्षपात के मानने का अधिकार देता है। पंथ निरपेक्ष युक्ति संगत और नैतिक दृष्टिकोण विकसित करती है। इस प्रकार लोकतंत्र, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता का आदर्श समानता के आदर्श से जुड़े हुए हैं। संविधान के अनुसार देश का प्रत्येक नागरिक एक समान हो। बच्चों को संविधान का अध्ययन कराते समय संविधान के मूल आदर्श एवं उद्देश्यों के संदर्भ में अवश्य बोध कराना चाहिए। दिव्यांग बच्चों को सामाजिक अध्ययन का शिक्षण कराते समय विशेष शिक्षक को संविधान के संदर्भ में सैद्धांतिक रूप से अध्ययन कराने के बजाय व्यवहारिक या सामाजिक समानता से जोड़कर अध्ययन कराने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें यह भी बोध कराना चाहिए कि दिव्यांगजन भी देश के अन्य नागरिकों की तरह ही हैं। उन्हें भी देश के समान अधिकार हैं। उन्हें भी मत देने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार दिव्यांग बच्चों के मन में देश के प्रति प्रेम और जुड़ाव की भावना का विकास करने का प्रयास किया जा सकता है। अब हम फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, मौलिक अधिकार और नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मौलिक अधिकारों की चर्चा करते हैं। भारत के संविधान में कुछ मौलिक अधिकार भी निहित हैं जिस पर देश के
प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। मौलिक अधिकार से तात्पर्य है कि वे मूल अधिकार जो संविधान के अनुसार नागरिकों को प्राप्त होता है उसे ही मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए मूल होते हैं और उसी कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। ये अधिकार कई कारणों से मौलिक हैं, जिसमें पहला कारण है इन अधिकारों को संविधान में स्थान दिया गया। दूसरा कारण, इनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। तीसरा, ये अधिकार नागरिकों के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप से आवश्यक है। चौथा कारण है मौलिक अधिकार न्यायोचित है तथा समाज के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से प्राप्त है। पांचवा कारण है मौलिक अधिकारों का पालन करने के लिए कुछ नियम और कानून हैं जिनका अनुसरण पालन करते हुए नागरिक इसका उपयोग करते हैं। छठवां कारण है मौलिक अधिकारों के नियम और कानून का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35वें तक किया गया है। 44वें संशोधन के पास होने से पूर्व संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में बांटा जाता था, परंतु इस संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। भारतीय नागरिकों को संविधान के अनुसार निम्नलिखित 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पांचवा अधिकार है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। छठवां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। तो आइए इन अधिकारों के बारे में जानते हैं कि ये किस प्रकार के अधिकार हैं और कैसे दिए गए हैं। तो जिसमें पहला अधिकार है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। समानता का अधिकार क्या है? समानता के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक शामिल हैं। इसके अनुसार भारत के सभी नागरिक एक समान हैं। उनके साथ जाति, वर्ण, धर्म, लिंग, रंग रूप, जन्म स्थान, स्तर के आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भारत के नागरिकों को निम्न क्षेत्र में समानता प्राप्त है, जिसमें पहला है कानूनी क्षेत्र में समानता। अनुच्छेद 14 के अनुसार देश के कानून के समक्ष देश के सभी नागरिक समान होंगे व उन्हें कानूनी संरक्षण पाने का समान अधिकार होगा। दूसरी समानता है सामाजिक समानता। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, स्तर आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। तीसरा अधिकार है समानता का अधिकार में सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 के अनुसार सरकारी नौकरियों और
पदोन्नति में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। जाति, लिंग, वंश, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि पिछड़ी, अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजातियों को नौकरियों में आरक्षण की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। चौथी समानता जो है, इसमें अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में पिछड़े वर्गों के उत्थान व स्वाभिमान जगाने के लिए अस्पृश्यता का अंत किया गया। तो इस तरह से चौथी समानता में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत जो है, इसका अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है। पांचवी समानता जो है, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियां जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राजा साहब, दीवान बहादुर, नाइट, सर आदि को समाप्त किया गया। केवल शैक्षिक तथा सैनिक उपाधियां ही दी जा सकती हैं, जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि। अब दूसरा मौलिक अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, ये अनुच्छेद 19 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 19 में कुल 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। संविधान में स्वतंत्रता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि हम अपने स्वतंत्रता का उपभोग उसी सीमा तक कर सकते हैं जिससे कि दूसरे की स्वतंत्रता प्रभावित न हो। अब अनुच्छेद 19 में जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसमें पहला स्वतंत्रता है भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को भाषण, पत्र पत्रिका, समाचार पत्र आदि के माध्यम द्वारा अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। दूसरा है शांतिपूर्ण और निरायुध अर्थात बिना शस्त्रों के सम्मेलन या सभा की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) ख के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण सभा तथा जुलूस निकालने की स्वतंत्रता दी गई है। तीसरा है संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को संघ, समूह, सरकारी समितियां जैसे राजनीतिक दल, कंपनी, क्लब, व्यापार संगठन बनाने तथा उन्हें संचालित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। चौथा है स्वतंत्र रूप से संचरण का माध्यम। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को बिना किसी अधिकार पत्र के भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार प्रदान किया गया है। पांचवा है निवास की स्वतंत्रता। इसके तहत प्रत्येक नागरिक को देश के राज्य क्षेत्र में कहीं भी अस्थायी तथा अस्थायी निवास करने का अधिकार प्रदान किया गया है। छठवां जो अधिकार है स्वतंत्रता का, इसमें वृत्ति, व्यापार या कारोबार अपनाने की स्वतंत्रता। भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह कोई भी व्यवसाय, वृत्ति अथवा कारोबार अपने आरंभ कर सकता है। तो इस प्रकार ये सारे अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दिए गए हैं। अब तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस अधिकार के तहत किसी भी नागरिक के ऊपर हो रहे किसी भी प्रकार के शोषण के खिलाफ वह न्यायालय जा सकता है। शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 तथा 24 में निम्न अधिकार प्राप्त हैं।
जिसमें पहला अधिकार है वेगार तथा बालात श्रम का निषेध। अनुच्छेद 23 के अनुसार मनुष्य से बेगार कराना या बलपूर्वक कराया गया श्रम कानून के विरुद्ध समझा जाएगा। इसका उल्लंघन करने वाला व्यक्ति दंड का भागीदार होगा। दूसरा है मानव व्यापार का निषेध। अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव व्यापार अर्थात स्त्रियों, पुरुषों तथा बच्चों का क्रय विक्रय भी अवैध है और इस तरह का करने वाला व्यक्ति दंड का भागीदार होगा। तीसरा है कम आयु के बच्चों से जोखिम भरे काम की मनाही। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खनन या अन्य किसी जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता। ऐसा करना दंडनीय अपराध होगा। अब चौथा जो अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आइए देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को, चाहे वे भारतीय हों या विदेशी, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को अबाध रूप में मानने, अपनाने, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने का समान अधिकार होगा, किंतु वह धर्म सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य तथा मूल अधिकारों के विरुद्ध न हो। सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता भी इसी अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई है। अब जो पांचवा मौलिक अधिकार है वो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। भारत में विभिन्न भाषाएं व संस्कृति के लोग रहते हैं। संविधान में नागरिकों, विशेषतः अल्पसंख्यकों हेतु कुछ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक अधिकार हैं जो इस प्रकार हैं, जिसमें पहला अधिकार है भाषा, लिपि एवं संस्कृति की रक्षा। अनुच्छेद 29 के अनुसार सभी नागरिकों को अपनी भाषा व लिपि के विकास व संरक्षण का अधिकार है। वे अपनी संस्कृति की रक्षा अन्य समुदायों को क्षति पहुंचाए बिना कर सकते हैं। दूसरा है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 30 के अनुसार भाषा अथवा धर्म पर आधारित प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने एवं उन्हें संचालित करने का अधिकार प्राप्त है। तीसरा है शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश का अधिकार। सभी सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रत्येक नागरिक को प्रवेश का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को धर्म, भाषा, जाति आदि के आधार पर किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। अब जो छठवां मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी तथा उपचार की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार उपर्युक्त वर्णित जितने भी मूल अधिकार हैं उन अधिकारों का या उनमें से किसी भी एक का हनन होने पर उसके खिलाफ व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। न्यायालय में जाने का अधिकार स्वयं में ही एक मूल अधिकार है। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में निम्न 5 प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं, जिसमें पहला लेख है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका अर्थ है व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। दूसरा लेख है परमादेश, इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। तीसरा लेख है प्रतिषेध, इसका अर्थ है रोकना। चौथा लेख है उत्प्रेषण, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित करना या सूचना देना। पांचवा लेख है अधिकार परीक्षा, इसका शाब्दिक अर्थ है किस प्राधिकार या अधिकार द्वारा। तो आइए इन लेखों को हम देखते हैं। पहला लेख जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका अर्थ है व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जिसको यह लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इससे अभिप्राय है कि न्यायालय बंदी बनाए गए व्यक्ति की याचना पर बंदी बनाने वाले को यह आदेश दे सकता है कि
यथाशीघ्र बंदी को न्यायालय में पेश किया जाए। न्यायालय बंदी बनाए जाने की स्थिति, ढंग व कारणों पर विचार करता है तथा अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को तत्काल रिहा करने का निर्देश दे सकता है। दूसरा जो परमादेश है, मैंडेमस, इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। इस रिट को न्यायालय सार्वजनिक अधिकारियों के लिए तब जारी करता है जब वे अपने कर्तव्यों का पालन उचित प्रकार से नहीं करते। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। तीसरा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय किसी उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने से रोका जाता है। इस लेख रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गई न्यायिक त्रुटियों को ठीक करना है। चौथा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित करना या सूचना देना। यह किसी उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को या प्रशासनिक प्राधिकरणों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने से रोकता है तथा वाद से संबंधित सभी दस्तावेजों को उच्च न्यायालय में भेजने का आदेश देता है। अतः प्रतिषेध का उद्देश्य है न्यायिक त्रुटियों को रोकना, जबकि उत्प्रेषण का उद्देश्य न्यायिक त्रुटि में सुधार करना होता है। पांचवा है अधिकार परीक्षा, को वारंटो। इसका शाब्दिक अर्थ है किस प्राधिकार अधिकार द्वारा। यदि किसी सरकारी पद पर कोई ऐसा व्यक्ति कार्य कर रहा है जिसकी नियुक्ति कानून के अनुसार न हुई हो, तो न्यायालय द्वारा इस आदेश को जारी कर उस व्यक्ति को कार्य करने से रोका जा सकता है। अब हम देखते हैं नागरिकों के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, जो संविधान में दिए गए हैं। भारतीय संविधान में केवल मौलिक अधिकार ही देश के नागरिकों के लिए नहीं है, बल्कि नागरिकों का कुछ मौलिक कर्तव्य भी होता है जो देश के नागरिकों को स्वतंत्रता तथा सुरक्षा प्रदान करती है जो निम्नलिखित है। जिसमें पहला है, देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा है, भारत का प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अछूड़ रखे। तीसरा है, देश की रक्षा करे। चौथा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान मातृत्व की भावना का निर्माण करे। पांचवा है, देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे तथा देश के सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखे। छठवां है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। सातवां है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। आठवां कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। नौवां है, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। 10वां है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए। 11वां है, माता पिता तथा संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। 86वां संशोधन है। इस प्रकार देश के नागरिकों के भी कुछ मौलिक कर्तव्य होते हैं। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बच्चों को संविधान के अनुसार देश के प्रति नागरिकों का क्या कर्तव्य होता है उसके विषय में बताना चाहिए। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में विशेष बच्चों को भी विशेष शिक्षकों द्वारा देश के प्रति कर्तव्य को उनकी क्षमता के अनुसार समय समय पर बोध कराते रहना चाहिए। अब है नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करने और उसे शक्तिशाली बनाने की प्रक्रिया को राष्ट्रीय एकीकरण कहा जाता है। भारत देश विविधताओं की भूमि है। यहाँ पर भाषाओं
वेशभूषा, खान पान, आदतों और यहाँ तक कि प्रायः हर चीज में विविधताएं हैं। ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रीय एकीकरण न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि आवश्यक भी है। अगर एकता के द्वारा अलग अलग धर्मों और संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं तो वहाँ पर कोई भी सामाजिक या विकासात्मक समस्या नहीं होती है। राष्ट्रीय एकीकरण आंतरिक शांति, खुशहाली और बाहरी सुरक्षा के लिए जरूरी है। देश में राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित पहलू सहायक सिद्ध हो सकते हैं, जिसमें पहला है प्रत्येक भाषा का अपना अनूठा साहित्य है, जिसे उपन्यासों, नाटकों आदि के में देखा जा सकता है। पूरे देश में इनका प्रचार प्रसार किया जाए। यह लोगों को एक करने और राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। दूसरा है त्योहार, पर्व दूर दराज के क्षेत्रों, विभिन्न जातियों, पंथों और धर्मों के लोगों को एक साझे मंच पर लाया जा सकता है और एकता की भावना को विकसित करने का प्रयास किया जा सकता है। इस संबंध में राष्ट्रीय पर्वों का अत्यंत महत्व है। तीसरा है पर्वों की तरह ही नृत्य और संगीत भी एकता की भावना को विकसित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में विशेष शिक्षक का यह दायित्व होता है कि वे दिव्यांग बच्चों को अपने देश की धर्म, संस्कृति, परंपरा और पर्वों के विषय में समय समय पर बोध कराते रहें तथा राष्ट्रीय प्रतीकों के संदर्भ में भी ज्ञान देते रहें। राष्ट्रीय पर्वों पर कार्यक्रमों का आयोजन कर बच्चों के मन में देश प्रेम तथा राष्ट्रीयता की भावना को जगाते रहें तथा राष्ट्र प्रेम से अवगत कराने का प्रयास करते रहें। इस प्रकार से आज हमने संविधान, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और राष्ट्रीय एकता के बारे में चर्चा किया। अब मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न आप लोगों से करूंगा, जिसको आप लिखेंगे और व्हाट्सएप पे ग्रुप में पोस्ट करेंगे। पहला प्रश्न है मौलिक अधिकारों व मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण और उसके लक्ष्यों का वर्णन कीजिए।